एक मजबूत पंचायत एक सशक्त ग्रामीण भारत की नींव है। विकसित भारत की शुरुआत विकसित गांव से ही संभव है। लगभग 60 से 70% आबादी गांव में रहती है, अर्थात भारत का हृदय गांव में ही बसता है। लेकिन हम अक्सर गांव में कई अवसरों के साथ साथ चुनौतियों को भी देखते हैं। आज हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां, वैश्विक तुलना, चुनौतियां और समाधानों का सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से विश्लेषण करेंगे। भारत में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस की नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से रखी गई थी। यह संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और 3 स्तरीय विकेंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना करता है, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। इस प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय विकास को गति देना, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाना और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायती राज व्यवस्था संकट में है और कई चुनौतियों से भी जूझ रही है। तकनीकी और सामाजिक बदलाव के कारण पंचायती राज संस्थाएं धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था ने कई उपलब्धियों को भी हासिल किया है। जिन क्षेत्रों में हम उपलब्धियों को हासिल करते हैं, वहाँ कभी ना कभी चुनौतियाँ तो उभरती रहती हैं। तो आइए अब इसका विस्तार से इसका विश्लेषण करें। उसके पहले हम पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। देखिए, भारत में पंचायती राज की अवधारणा प्राचीन काल से रही है। यह विचार वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, चोल वंश और ब्रिटिश शासन के दौरान भी मौजूद था। वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व, जब स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के रूप में ग्राम सभाएं कार्यरत थी। उसके बाद मौर्य और गुप्त काल में भी आप देखेंगे 321 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी में ग्रामीण नामक अधिकारी गांव का प्रशासन उस समय संभालते थे। उसके बाद चोल राजवंश में भी आप 9वीं से 13वीं सदी में देखेंगे चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन की उन्नत प्रणाली विकसित हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन में 1757 से 1947 के बीच आप देखेंगे ग्राम पंचायतों को धीरे धीरे कमजोर किया गया और प्रशासनिक शक्तियां जिला स्तर पर केंद्रित की गई। और स्वतंत्रता के बाद सुधार में कई आयोगों ने सिफारिशें की, जिसमें 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसने इसे संवैधानिक दर्जा दिया। भारत में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें मुख्य उपलब्धियों को यदि देखें तो महिला भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पंचायती राज चुनावों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। आज लगभग 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायतों में नेतृत्व कर रही हैं। वित्तीय सहायता में भी वृद्धि हुई है। पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 73वें वित्त आयोग जो 2010 से 15 में गठित था, उस समय 1.45 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब क्या किया गया है, 15वें वित्त आयोग जो 2021 से 26 में है, 2.36 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेज हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य सामाजिक योजनाएं जैसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित की जाती है। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, यह देखिए 3 स्तरीय संरचना इसका है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और तीसरा लेवल जिला परिषद। आरक्षण इसमें है, जैसे महिलाओं को 50% आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का भी गठन है, जैसे पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी वयस्क नागरिकों की सभा जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखती है। वित्तीय सहायता में 15वें वित्त आयोग ने, जैसा कि हमने बताया, 21-26 के तहत पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम समझते हैं इस पे कुछ फैसलों के बारे में। जैसे पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख न्यायिक फैसले दिए गए। 2012 में दिया गया प्रमोद कुमार बनाम बिहार सरकार, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का उल्लंघन करना असंवैधानिक है और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके बाद 2017 में जयसिंह बनाम राजस्थान सरकार, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास पंचायत चुनाव के लिए अनिवार्य करने को राज्य सरकार का निर्णय उचित है। उसके बाद 2018 में सुरेश यादव बनाम भारत सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायतों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप
रूप से निभा सके। पंचायती राज की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है। हमने तो उपलब्धि देख लिए, लेकिन हर उपलब्धि के साथ समस्याएं और चुनौतियां भी साथ होती है, जिस पर हमें लगातार काम करना होता है, उससे निपटना होता है। वित्तीय स्वायत्तता की कमी सबसे बड़ी समस्या है। पंचायतों को राज्य सरकारों से स्वतंत्र रूप से राजस्व जुटाने की सीमित क्षमता है। 15वें वित्त आयोग ने अनुदान राशि बढ़ाई, लेकिन केंद्र सरकार का नियंत्रण भी बढ़ गया है। स्वतंत्र राजस्व स्रोत जैसे कि भूमि कर, जल कर बहुत सीमित है। पंचायती राज प्रणाली में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता बढ़ी है, लेकिन अविनियमित अनुदान भी घट गए हैं। 13वें वित्त आयोग में 85% अनुदान बिना शर्त थे, जबकि 15वें वित्त आयोग में यह घटकर 60% रह गए हैं। केंद्र सरकार राज्यों की भूमिका को कम करने के लिए योजनाओं का सीधा क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से कर रही है। उसके बाद अगला समस्या है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जो गति है वो बहुत धीमी है। पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलते। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 20% राज्यों ने संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित किया है। अधिकांश राज्यों में पंचायतों के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बहुत सीमित है। तो विकेंद्रीकरण पे जोर देना चाहिए। डिजिटल और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल भी बहुत जरूरी है, ये भी लेकिन समस्या है। ई पंचायत जैसी योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन है। पंचायत स्तर पर डिजिटल साक्षरता और डेटा प्रबंधन की भी सीमाएं हैं। गांव में आप देखे हुए इंटरनेट की गति बहुत धीमी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जबकि दुनिया बहुत डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल से तालमेल बनाने के लिए गाँव तक डिजिटल इक्विपमेंट्स को पहुँचाना होगा, नेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को बढ़ाना होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक समस्या है। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। स्थानीय नेताओं की स्वायत्तता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी जिससे प्रभावित होती है। उसके बाद अगली समस्या बढ़ता शहरीकरण और नीति परिवर्तन। 1990 में ग्रामीण जनसंख्या 75% थी, जो अब 60% रह गई है। सरकार की नीतियाँ अब शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक केंद्रित हो गई है। अन्य देशों से यदि तुलना करें स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की, तो कुछ देशों के हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे स्वीडन। वहां पे पंचायतों को कर लगाने और नीति निर्धारण का पूरा अधिकार दिया गया है। ब्रिटेन में पेरिस काउंसिल जो स्थानीय सेवाएं प्रदान करती है। फ्रांस में कम्यून प्रणाली जिसमें मेयर और परिषद होते हैं। जर्मनी में म्यूनिसिपैलिटीज को प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिला हुआ है। चीन में विलेज कमेटी जो स्थानीय शासन की देखरेख करते हैं। भारत में पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता देकर इन देशों की सफल प्रणालियों से प्रेरणा ली जा सकती है। तो अब क्या क्या सुझाव है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बनाई जा सकती है। जैसे वित्तीय सुधार बहुत जरूरी है। पंचायतों को स्वतंत्र कर लगाने का अधिकार देना, जैसे संपत्ति कर, जल कर इत्यादि। राज्य वित्त आयोग को अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, ताकि राज्यों से पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। स्वतंत्र अनुदानों की मात्रा बढ़ाई जाए, ताकि पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खर्च कर सके। पंचायतों के स्वतंत्र राजस्व बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को तलाशना होगा, उसका विकास भी करना होगा। ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा जा सकता है। जैसे ग्रामीण पंचायतों को रोजगार योजनाओं में भागीदारी बनाया जा सकता है। कृषि, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पंचायतों की भूमिका को बढ़ाई जा सकती है। पंचायतों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजारों से जोड़ने में मदद देना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्यादि योजनाओं जैसी किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार में देखें तो राज्यों को ग्राम पंचायतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार देने चाहिए। पंचायतों के कार्यक्रम क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर देना चाहिए। डिजिटल सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। ई पंचायत योजना को गति देना, ताकि पंचायतों में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, विकास योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल किया जा सके। जितना डिजिटलाइजेशन होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि अभी भी ग्राम पंचायतों में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो करप्शन को कम करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। पंचायतों को जिला और राज्य स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था से ऑनलाइन जोड़ना, ताकि वे अपनी जरूरतों और समस्याओं को सीधा व्यक्त कर सके। राजनीतिक सुधार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को सीमित करना चाहिए। ग्राम सभा को अधिक प्रभावी और सहयोगी बनाना चाहिए, सहभागी बनाना चाहिए। पंचायतों को नए युग के अनुरूप बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे
जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता में बड़ी भूमिका देने की जरूरत है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को एमएसएमई से भी जोड़ा जा सकता है। पंचायतों को आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण में भूमिका देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे जल संरक्षण और जल प्रबंधन योजनाओं में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उचित प्रशिक्षण इसके लिए दिया जाना चाहिए। पंचायतों को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल करना ताकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायता मिल सके। स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्निर्माण और संवर्धन पंचायतों के माध्यम से किया जाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और उनमें लोगों की भागीदारी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायत स्तर पर युवा और महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका भी बढ़ाई जानी चाहिए। पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया जाए ताकि पारदर्शिता बन सके। तो कंक्लूजन में देखिए हम कह सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाना था, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें व्यवस्थागत और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण इसकी भूमिका सीमित होती जा रही है और जितना उम्मीद था कि ये विकास कर सकती थी उतना उपलब्धि वैसी हासिल हो नहीं पा रही है। यदि पंचायतों को केवल योजनाओं को लागू करने के उपकरण के रूप में देखा जाएगा तो वे अपनी स्वायत्तता और प्रभावशीलता खो देंगी। इसके बजाय ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर ग्रामीण भारत के विकास में उनकी भूमिका बढ़ानी होगी। डिजिटल युग में पंचायतों को आधुनिक तकनीकों, वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक सशक्तिकरण से जोड़ने की जरूरत है ताकि वे भारत के ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। अगर पंचायतों को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो ग्रामीण भारत का भविष्य संकट में आ सकता है। हमें नए भारत के निर्माण में पंचायतों को पुनः सशक्त करने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने होंगे। यदि भारत को अगले कुछ दशकों में एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनानी है तो पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना और उन्हें और अधिक प्रभावशील बनाना अनिवार्य है, क्योंकि एक मजबूत पंचायत एक सशक्त ग्रामीण भारत की नींव है।